नमस्ते। मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। अशोक जी आजकल ट्रेवल खूब करते हैं, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अशोक भाई, ये जो एक आज एक सुबह जब पेपर उठाया और एक मुझे मेरे हिसाब से एक डिस्टर्बिंग खबर थी। मालेगांव ब्लास्ट में पहले भी जो सितंबर 2006 में हुआ था, और जिसमें सबको पता है 3 अलग-अलग एजेंसीज थी उसमें। ये ओपन सीक्रेट है, आप उसको नहीं कर पाए कि किस तरह से एक अभिनव भारत नाम के हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी कहना भी इनको गलत है क्योंकि राष्ट्रवादी लोग नहीं है, ये हिंदुत्व के एक एजेंसी ने वहां के ब्लास्ट में अंजाम दिया था, ये आरोप था। और अभी 2 साल पहले उसके जो सारे मुख्य अभियुक्त थे उनको लैक ऑफ एविडेंस, सबूत न होने के कारण उनको छोड़ा गया। सरकार बीजेपी की थी, इसलिए वहां ये सबूत क्यों नहीं मिल रहा था ये ओपन सीक्रेट है। और आज जो 4 और आरोपित थे उनको भी कल इस उसमें कि ये बहुत पुराना है और स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं केस, इनको भी छोड़ दिया गया। तो वस्तुतः जैसे बाबरी मस्जिद नहीं गिरी थी, हाई सुप्रीम कोर्ट अरे यूपी के एक लंबे ऑर्डर के बाद जो एक स्पेशल कोर्ट बनी थी, यादव जी थे उसके जज, कि बाबरी मस्जिद गिरी ही नहीं, उसी तरह से मालेगांव शायद ब्लास्ट हुआ ही नहीं, कुछ इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। अशोक भाई, क्या हुआ है और इसके रिपरकशंस क्या है? नहीं नहीं, रिपरकेशन कुछ नहीं है, तो होगा ही। जब न्यायपालिका में आप बीजेपी के प्रवक्ता को हाईकोर्ट में जज बनाएंगे तो फिर आपसे अपेक्षा क्या है? जी मतलब आपको हर हाईकोर्ट में एक बेला त्रिवेदी दिख जाएगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी जी। तो एक न्यायपालिका जो कस्टोडियन हुआ करती थी तुम्हारे संविधान की, अब बागड़ी खेत को खाने लगा है, तो अब क्या करे आम आदमी कहां देखे? यदि फिर इसके बाद मतलब आजादी की दूसरी लड़ाई है, पहले अंग्रेजों से लड़ाई थी करी थी कि आजादी लेने के लिए, अब संविधान बचाने के लिए लड़ाई करनी होगी कि संविधान के कस्टोडियन ही हाथ ऊपर कर बैठे हैं। जब ट्रायल कोर्ट में केस चला, स्पेशल कोर्ट में, तो उसने बाकायदा ये स्ट्रिक्चर पास किए कि एजेंसियों ने ठीक से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। जिस मोटरसाइकिल का जिक्र है उसमें, जो प्रॉपर्टी है उस केस की, उस मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर नहीं ट्रेस कर पाएंगे। इससे ज्यादा और लीचड़ केस क्या बनाओगे? यहां तो अब सीधा सीधा है कि राहुल गांधी ने मोदी नाम को लेकर व्यंग कसा, तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है, उनकी मेंबरशिप जा सकती है, घर खाली करवाया जा सकता है। और यहां किसी मस्जिद में ब्लास्ट भी हो तो ब्लास्ट किसने किया ये अभी तक पता ही नहीं। केस हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सिस्टम है, और कई बार मैं सोचता हूं आनंद जी तो इसका क्या करें। अब देख रही है, बाबरी मस्जिद ढह गई, वह राम मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो किसने किया ये अभी तक समझ ही नहीं आया, जिसका मतलब हवा में गिर गई। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लोग मरे उसमें, जिनको पकड़ा वो छूट गए, तो फिर किया किसने? और यहां तो डबल जी इंजन की यदि सरकार है और किसी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ होता है, आप शाहबानू उसका केस देखिए ना, बिल्किस बानू का जी जी। क्या हुआ, उसमें तो सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सजा होने के बाद भी वो लगातार पैरोल पे आते रहे और उसके बाद छूट गए। डेरा सच्चा सौदा देखिए आप, क्या सजा है उसको, क्या सजा है? इन व्याभिचारी और हत्यारों को भी यदि सजा में लगातार पैरोल, हर साल 10 बार पैरोल मिलता जाए, तो थू है ऐसी प्रशासन पे और इसी न्यायपालिका पे। फिर एक आप रसूखदार हो और आप सत्ता पक्ष के लिए यदि वोट का एटीएम बनने को तैयार हो, तो फिर आपको इस देश में व्याभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस प्राप्त है। और आने वाले समय में सिर्फ लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, इस पे सब्सिडी भी देगी गवर्नमेंट। कि आपने 2 करोड़ 2,000 करोड़ का घोटाला किया तो 1,000 करोड़ सरकार आपको ऊपर से सब्सिडी दे रही है कि आपने इतना अच्छा काम किया। द जी जी। क्वेश्चन रिमेन्स, ब्लास्ट किसने किया? और यदि जी सालों आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे,
तो फिर ओरिजिनल कल्प्रिट कब मिल जाएंगे? या आप किसी को, मतलब ये आपको पता है ओरिजिनल कल्प्रिट क्या है, आपने उठाए, ओरिजिनल उठाए तो उसको आपने फेक बता दिया, या फेक उठा के आपने केस चलाया और बाद में ओरिजिनल को शील्ड किया, तो फिर कानून व्यवस्था का नाम क्या है? आप बता दीजिए। जी व्यभिचारियों जी को, जो बाहर जेल से बाहर आने के बाद गवाहों को खत्म कर सकते हैं, पूरी केस को बिगाड़ सकते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। और वांगचुक जिसने देश के लिए सब कुछ किया, वो 70 दिन जेल में सड़ता रहता है। क्या दोष उसका? कुछ नहीं। सरकार ने आरोप वापस लिए। सरकार को एक इज्जतदार भारतीय नागरिक को उत्पीड़न करने के लिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, या उन अधिकारियों ने जिन्होंने चार्ज लगाए थे उनको टर्मिनेट करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन हमारे यहां न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था ही अलग है। हत्या का केस चलता है सालों, 40 साल बाद उनको वो आरोपी छूट जाते हैं, तो फिर हत्या किसने की, ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। मैं अशोक भाई अगले उस पे आऊं, मैं एक दो चीजें जोड़ दूं इसलिए क्योंकि ये दर्शकों को जानना जरूरी है। एक जस्टिस यादव थे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब यूपी हाई कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुला के पूरे फुल कोर्ट के सामने उनकी पेशी हुई। उसके बाद राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने लिख के इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स चालू की, और ये 15 महीने तक लटकी रही। और राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेज दिया कि आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करें क्योंकि कार्रवाई यहां हो रही है। और 15 महीने वो सिग्नेटरीज का वो होता रहा कि अटेस्ट होता रहा कि ये जो सिग्नेचर है ये सही है कि नहीं। वो रिटायर हो गए और अब लिख के सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि भाई ये इन्फेक्चुअस हो गया, क्योंकि इम्पीचमेंट तो केवल हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी जीवन में नहीं सोचा था, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसे मक्कार और नालायक लोग सत्ता में बैठेंगे जो इसका फायदा उठाएंगे कि समय सीमा तय नहीं। महाराष्ट्र में सरकार 12 लोगों की लिस्ट देती है राज्यपाल के पास कि साहब ये 12 लोग जो है इनका आप विधान परिषद में नॉमिनेशन करिए। 2.5 साल तक उन 12 लोगों के नामों का सत्यापन होता है। सरकार चली जाती है लेकिन वो 12 लोग नहीं होते। एक बिल पेश किया जाता है तमिलनाडु कोर्ट का, गवर्नर साहब 3 साल तक वो बिल पे बैठे रहते हैं, लेकिन वो बिल को ना प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, ना पास करते हैं, क्योंकि समय सीमा तय नहीं। और यदि समय सीमा तय की तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति आहत होती है। राष्ट्रपति को अपना ईगो बड़ा है, संविधान नहीं। अरे इस देश में संविधान से बड़ा तो राष्ट्रपति भी नहीं है और प्रधानमंत्री भी नहीं है। संविधान किसी और कुछ नहीं इस देश में। यदि सुप्रीम कोर्ट उसको परिभाषित करता है कि 3 महीने के अंदर आप इसको करिए, आप रिजेक्ट करिए, तो राष्ट्रपति आहत होकर सुप्रीम कोर्ट को रेफरल पूछती है। और फिर सरकार की मर्जी देखने के लिए न्यायपालिका भी कहती है कि नहीं, ऐसा कोई टाइम लिमिट तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन ज्यादा डिले किया तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। मतलब फिर एक ग्रे एरिया छोड़ दी। 3 साल को ज्यादा समय नहीं तो किसको समय कहेंगे? 30 साल तक इंतजार करने पड़ेंगे। एक चुनी हुई सरकार यदि एक कानून बनाती है, उस बिल को पास करे या रिजेक्ट करे, ये 2 ऑप्शन आपके पास है, करिए। ऐसे नाकारा गवर्नर राज्यपाल नियुक्त करने वालों पे मुझे तरस आता है कि जिनको बिल पढ़ने में 3 साल लगते हैं। यही हाल हमारे यहाँ है। सिग्नेचर की सत्यापन करते करते वो आदमी रिटायर्ड हो जाता है। अभी एक यादव आपके यहाँ था, रिटायर्ड हो गया वो। वही सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसा की थी कि इसका इम्पीचमेंट हो, नहीं हुआ। नहीं, अशोक भाई सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी का उसको यहां से लिखा गया कि आप उस पर कोई कार्रवाई मत करिए क्योंकि हम यहाँ एक साथ 2 कार्रवाई नहीं चलेंगे, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू। अरे फिर जब वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप करिए, क्योंकि आपको बचाना था, क्योंकि उसने मनुस्मृति की बात की।
और आप मनुस्मृति लाना चाहते हो, इसलिए सारा खेल होता है। अशोक भाई न्यायपालिका एक से मुझे मुझे हाईकोर्ट से मालेगांव में यही उम्मीद थी, और न्यायपालिका मेरी उम्मीद पे खरी उतरी। हालांकि मेरी उम्मीद मैं इस देश के संविधान के लिए नाउम्मीद है। मैं लेकिन उस उम्मीदी और नाउम्मीदी के बीच मैं बंगाल के इलेक्शन की बात कर लूं, उससे पहले एक सिर्फ रेफरेंस के लिए दर्शकों को बता दूं, जो राम रहीम और इन सब के, उसमें आसाराम को, जिसके ऊपर हत्या और बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है, वो सजा काट रहा है, उसको सरकारी उसमें ला के काशी विश्वनाथ में महामंडित करके उनको अभी दर्शन दर्शन कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। मतलब ये तो आंख के सामने हो रहा है। मैं अब बंगाल इलेक्शन पे आ जाऊं। अशोक भाई, बंगाल में जो इस बार जिस तरह का, मतलब पूरी तरह से अमित शाह वहीं जाके बैठ गए हैं, वो हर जगह जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेस को, ईडी को, इलेक्शन कमीशन को, सबको वही करते रहते हैं। वहां पे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, हम एक, आई एम यूजिंग अ वर्ड, नंगा खेल चल रहा है कि कोई लोकतंत्र, कोई इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, केवल और केवल वो है। मैं इस पे आपको, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी के बारे में लोग कह रहे हैं वो स्ट्रीट फाइटर है। बंगाल में एक दिक्कत क्या हो रही है कि बंगाल में हिंसा हो सकती है। बंगाल ऐसा नहीं जो छोड़ने वाला है। इस पे मैं एक आपका कि कहां पे जाएगा आपके हिसाब से बंगाल इलेक्शन? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सारे टूलकिट उपयोग में ला दिए, सारे अस्त्र शस्त्र, उनके तरकश में जितने भी बाण थे सब चला दिए। एसआईआर के नाम पे 37 लाख लोग अभी पेंडिंग है, जिनका नाम मतदाता सूची में है लेकिन डाउटफुल लिखा है। 37 लाख लोग अभी मतदान नहीं कर पाएंगे। 37 लाख लोग यदि देश में मतदान नहीं कर पाते हैं तो ये संवैधानिक अधिकार उनसे छीनने का। इंडियन एक्सप्रेस अशोक का, भाई, इंडियन एक्सप्रेस 34 लाख में 139 को उन्होंने मतदान देने की परमिशन दे दी भाई। ये मत परमिशन इतना ही सत्यापित कर पाए, 34 लाख। बाकी नहीं, बाकी नहीं। इसी चुनाव में माइक्रो ऑब्जर्वर नाम की नई चीज निकाली गई जो पहले कभी नहीं थी। एसआईआर में जो गड़बड़ी हुई, जो लोग थोक में ला रहे थे, वहां टेलीग्राफ रोज खबरें छाप रहा था, कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। एक आदमी एक दिन में 30,000 मतदाता नए जोड़ता है, वो ऐसा पहले होता आ रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा बोल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको चद्दर डाल देते हैं। ऐसा पहला राज्य होगा जहां चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर्स, कलेक्टर्स बदले गए थोक में। यह ऐसा पहला राज्य है। कल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं मणिपुर का चित्र देख रहा हूं कि मैं बंगाल देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब बख्तरबंद गाड़ियां रास्ते पे घूम रही थी। हजारों के तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स है चारों तरफ। उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल 24/7 रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कल उन सीसीटीवी कैमरों में बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लूटते हुए भी मिलेंगे तो वो सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर निजता के अधिकार का हनन होता है करके एक नई नीचता दिखाई जा रही है। ये सारे टूलकिट उपयोग में लाने के बाद भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो चल ही रहा है, और फिर फेक नरेशन भी चल रहा है। ये सारा चलते हुए भी यदि ममता दीदी चुनाव जीतती है तो आनंद जी, यदि ममता दीदी चुनाव जीतती है तो मैं कुछ दिन भविष्यवाणी करूंगा कि 2029 में बीजेपी 100 के नीचे आती है। जी, मैं अशोक भाई लेकिन क्योंकि मैं फिर भारत में हंगेरी रिपीट होने का एक चित्र देख रहा हूं। हंगेरी में भी यही हुआ, मीडिया हाईजैक हुआ, चुनाव आयोग हाईजैक हुआ, सारी संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हुई, और 16 साल एक आदमी सिंगल हैंडेडली राज करता रहा। लेकिन ये सारे टूलकिट होते हुए भी जब जनता ने अति हुआ करके पलटा दिया मामला, तो आज वो सत्ता से बाहर है। ये टूलकिट भी ब्रह्मास्त्र, और ये कोई काम नहीं आते जब जनता जनार्दन टूट पड़ती है। तो ये बंगाल का चुनाव नहीं, ये देश के भविष्य की कैनवास पे जो रफ स्केच होगा, ये बंगाल के नतीजे होंगे। उसके बाद यदि इस देश में टूलकिट ही उपयोग में आना होगा
तो मुझे लगता है फिर आगे आने वाले चुनाव पे बेईमानी है। हमने तो इस सारे चुनाव में हमने कहा ना सर्वे रिपोर्ट, ना कोई हम बोलने वाले हैं कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जब चुनाव आयोग ही चुनाव लड़े तो फिर राजनीतिक दलों पे क्या टिप्पणी करना। जी नहीं अशोक भाई। प्रधानमंत्री खुलेआम उल्लंघन करते हैं आचार संहिता का। चुनाव आयोग में औकात नहीं है कि वो एक नोटिस इशू करे, और खड़गे ने एक शब्द बोल दिया तो उनको नोटिस भी इशू हो गया, 24 घंटे के अंदर उनको जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने भी बाहर लिख देना चाहिए विपक्ष को आना मना है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के प्रकोष्ठ के पार्टी के प्रकोष्ठ बन चुके हैं। लिख देना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऊपर लिख देना चाहिए कि यहां विरोधी पार्टियों को आना मना है, या सुनवाई सिर्फ सत्ता पक्ष की होगी। चुनाव के पहले आप जाइए कि साहब ये गलत हो रहा है, तो कहते हैं कि तुमने सुप्रीम कोर्ट को चुनाव का आंकड़ा बना दिया। चुनाव के बाद जाइए कि ये धांधली हुई, तो कहते हैं चुनाव हारे इसलिए आ गए हो। तो फिर जाए कब? महामहिम बता दे हमें कब जाए। एक आदमी 30,000 वोट जोड़ता है तो बोलते ये तो पहले भी होता आ रहा है, इसलिए कंटिन्यू रखें। 34 लाख लोग मतदान से वंचित है। उनके अधिकारों का हनन करने का और उनके अधिकारों का प्रोटेक्ट नहीं करना, यह सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजेस ने रिटायर्ड मतलब इस्तीफे दे देने चाहिए कि यदि आप संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट यहां सिर्फ लाल दिए की गाड़ी में, वो बत्ती की गाड़ी में घूमने और प्रोटोकॉल लेने के लिए नहीं बैठे आप। मैं अशोक भाई एक दो चीजें इसलिए बता दूं, आपका एक रिएक्शन ले लूं। एक तो जो आप कह रहे हैं ये टीएमसी के डेलीगेशन को उन्होंने गेट लॉस्ट बोला था भाई, ये तो उस पर हुआ है। उन्होंने कहा कि निकल जाओ यहां से, मतलब बस अब यही बाकी रह गया था कि कुत्ते उत्ते छोड़ना बाकी रह गया था कि अब वो आ जाएंगे तो कुत्ते उत्ते छोड़ देंगे कि वो नहीं नहीं, अगली बार तो पीटे। अरे सर अभी ये बंगाल के चुनाव होने दो, अगली बार विपक्ष जाएगा तो मार खा के आएगा। मतलब यू विल सी पीपल ब्लीडिंग कि अंदर लठी लठ मारे हैं सिक्योरिटी ने। अशोक भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, उसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है। ये सारे जब वो कह रहे हैं ना, देखिए इसमें बेईमानी हो रही है। मैं इलेक्शन में 77 से इलेक्शन का पार्ट एंड पार्सल रहा हूं, मतलब इलेक्शन में मैं किसी पक्ष के साथ रहा हूं। इधर पिछले 7-8-10 साल से वो खत्म हो गया है। 2024 में मैं किसी के साथ नहीं था, मैं सिर्फ इसको कर रहा था। ये बात तो इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन के 2 दिन पहले के वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, जो भी एक कैंडिडेट लड़ रहा होता है, और उसके जो सही में वर्कर होते हैं वो कोई पैसे वाले नहीं होते हैं। एक अजीब सा इलेक्शन कमीशन ने वहां पे फरमान जारी किया कि इलेक्शन से 2 दिन पहले शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, और दिन में मोटरसाइकिल में आप पीछे सवारी नहीं बिठा पाएंगे। आदमी अपनी बीवी को लेकर कैसे इलेक्शन तक जाएगा, अपनी माँ को लेकर कैसे इलेक्शन बूथ तक जाएगा? नहीं जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी ट्रेनों से लोग लेके जा रही है। देखिए इन 2 दिनों में क्या घमासान हुआ। कांग्रेस ने एप्लीकेशन लगाई चुनाव आयोग में कि राष्ट्र के नाम संबोधन ये पूरा पॉलिटिकल गेम था और ये पॉलिटिकल स्पीच था, और इन दोनों राज्यों में जो चुनाव है ये आचार संहिता का भंग है। सर्वोच्च अभी तक उसको कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद डेरेक ओबराय ने बाकायदा टीएमसी के जो सांसद है उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि सूरत से ट्रेनें भर भर के वर्कर्स लाए जा रहे हैं, उनको लाने जाने का खर्चा किस कैंडिडेट के खाते में जुड़ेगा, किस पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जुड़ेगा। और ये इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स है, जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ती है। इसके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाया, उस पर कोई सुनवाई नहीं। जिस सूरत में लोग गैस सिलेंडर नहीं होने की वजह से पलायन कर रहे हैं, उन गरीब बिहार यूपी के मजदूरों पे लाठीचार्ज हो रहा है, और बंगाल के मतदाताओं के लिए बाकायदा ट्रेनों पे खाने पीने की व्यवस्था करके उनको सोने की व्यवस्था के साथ बंगाल भेजा जा रहा है। अगली बार बिहार में चुनाव होगा तो बिहार के वोटर को बड़ी प्यार से भेजा जाएगा और बंगाल और यूपी वालों को लट मारा जाएगा। जब यूपी में चुनाव होंगे तो यूपी वालों को भेजा जाएगा और बिहार और बंगाल के लोग लट खाएंगे। ये बिहार और यूपी के जो लट खा रहे लोग, उनको समझ लेना चाहिए। एक के लिए ये ट्रेन की ट्रीटमेंट है और दूसरी जगह ट्रेन नहीं मिल रही, मारामारी चल रही है, 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइन है। तो टीएमसी के उस एप्लीकेशन पे भी चुनाव आयोग कोई रिएक्शन नहीं देगा। चुनाव आयोग ने सिर्फ रिएक्शन दी है तो किस पे दी है?
चुनाव आयोग ने रिएक्शन दी है बीजेपी के लेटर पे, जिन्होंने खरगे पे आरोप लगाया, जबकि खरगे इस पे एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि मैंने टेररिस्ट नहीं कहा था, मैंने टेरराइज्ड कहा था, टेरराइजिंग। लेकिन नहीं, अब उसी को लेके आवाज बढ़ानी है। पूरे महिला आयोग को लेकर जो चल रहा है अभी, मतलब आप पूरे देश में देखिए, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां नंगा नाच चल रहा है कानून और सत्ता के मद का। एक एमएलए का मध्य प्रदेश में लड़का, वो लोधी है कोई, उसका लड़का थार जीप से सुबह जिम जा रहा है, उसने 4-5 लोगों को उड़ा दिया जी। तो पिता, जब वहां हंगामा हो गया, सोशल मीडिया पे सब वो वीडियो आने लगे, तो पिता ने बोला बच्चे को, तू पुलिस स्टेशन चला जा, मैं बात कर लेता हूं। बच्चा पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वाला जरा धमका निकला, जो नया नया आईपीएस ऑफिसर था, न्यू अपॉइंटमेंट, उसने उड़ा के उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद लोधी साहब ने वीडियो रिलीज किया कि मेरे बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी, अब मैं 10,000 लोगों के लेके तेरे घर में घुसूंगा और तेरे घर में गोबर भर दूंगा और तेरे को बता दूंगा मैं क्या हूं। उस लोधी के ऊपर 37 केसेस है, 19 केसेस तो उसने एफिडेविट में लिखे हैं, जिसमें हत्या का अपहरण वगैरह सब बड़े बड़े संगीन जुर्म है। क्या किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो खुद ही 10 चीजों में घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से नीचे तक पूरा परिवार उनका, पूरा मालवा उज्जैन से इंदौर तक मोहन यादव के नाम से बाप बाप करता है। क्या एक्शन लेगा वो? दूसरी तरफ उसी मध्य प्रदेश में एक जगह शादी की बारात जा रही थी, पुलिस वालों से कुछ हुज्जत हो गई, साहब बारात अंदर खाना खा रही थी, पुलिस घुस घुस के बारातियों को कूट कूट के दूल्हे से लेके सबको लहूलुहान किया। तीसरी जगह मुंबई में दिन दहाड़े वर्ली जैसे वर्किंग प्लेस पे, वर्किंग डे में गिरीश महाजन जुलूस निकालते हैं विपक्ष के खिलाफ कि महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होने दे रहे। एक महिला जिसका बेटा स्कूल से बस से निकल चुका है, वो महिला खड़ी है रोड पे, घंटों रोड जाम है, वो परेशान है कि यदि बस ने कोई और रूट ले लिया तो मेरे बेटे को मैं कहां लेने जाऊंगी। वो उस जुलूस को सामने से निकलवाने के लिए पुलिसों को रिक्वेस्ट करती है, पुलिस उसको धमकाती है। उसके बाद वो महिला का गुस्सा फूटता है और वो जाके बिल्कुल बुरी तरह से डांटती है गिरीश महाजन को। और गिरीश महाजन साहब रास्ते पे बाइट दे रहे हैं पत्रकारों को, खड़े रास्ते में बीच में बैठ के, घंटों ट्रैफिक जाम। और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आया, पहले तो ये पता नहीं था, वो तो महिला का वो वीडियो आया जो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, अंग्रेजी में धारा प्रवाह इनको डांट रही थी, तो गेट आउट यहां से, वो सामने मैदान है वहां करो, रास्ता क्यों ब्लॉक कर रखे हो, यही काम है क्या आपको? बाद में गिरीश महाजन ने कहा कि अरे वो महिला बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी और बॉटल फेंक के मारी, इसलिए पुलिस ने, और पुलिस उसको महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण का जुलूस, और उस महिला की पुलिस वाले महाबहन कर रहे हैं, वो भी वीडियो है। बाद में उस महिला की तरफ से एक्सप्लेनेशन आया कि मैं कोई दोपहर को खड़े होने के लिए, वहां पे कोई फैशन शो नहीं चल रहा था, मैं मेरे बेटे का इंतजार कर रहा था। और एक माँ जब अपने बेटे के लिए तड़पती है ना, तो ऐसी सरकारें उल्टा देती है वो। ये सब नंगा नाच चल रहा है। ये मैं कुछ उदाहरण आपको, मैं एक रात की उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कोई 4-5 दिन पुराने नहीं है, एक दिन के हैं ये पूरे देश में। ये डबल इंजन की सरकार मायने है डबल प्रताड़ना। वहां सूरत में 35 साल से राम राज्य, वहां लट ही लट मारे वर्कर्स को, गैस दे नहीं पा रहे हो, दे क्या रहे हो, लट दे रहे हो। वो चाहते क्या है, सिर्फ ट्रेन चाहते हैं। और अश्विनी वैष्णव यहाँ एयर कंडीशन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वंदे भारत, अरे छोड़ वंदे भारत, जो भारत के लोग हैं उनको ऑर्डिनरी गाड़ी दे दे। मैं अशोक भाई एक चीज इसलिए क्योंकि वो जरूरी है, कल पहलगाम वाला जो त्रासदी थी उसका 1 साल हुआ, सरकार की तरफ से अभी कोई इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। ऑपरेशन महादेव के नाम से उन्होंने जुलाई में कहा कि हमने 3 को आइडेंटिफाई करके मार दिया था। 2019 का पुलवामा जो वो हुआ था, उससे पहले ये आज तक नहीं पता लगा कि वो 300 RDX कैसे आया। 3 किलो बीफ इनको फ्रिज में रखा हुआ है, वो
वो उसको बरामद कर लेते हैं। 300 आरडीएक्स कहाँ से आए ये आज तक नहीं बरामद कर पाए। इस पे भी क्योंकि ये पूरी संस्थाएं जो हैं, ये एक तरह से हम बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए हैं। ये डिक्टेटरशिप से कम कुछ नहीं है। और आप सवाल पूछिए तो आप राष्ट्रद्रोही अशोक भाई। नहीं, मैंने तो पहलगाम होने के 1 साल बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी को एक कॉन्क्लेव में सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई इंक्वायरी हो गई, बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा। अब वो जल्दी अभी तक नहीं आया है। राजनाथ सिंह जी से अपेक्षा भी नहीं, जो आदमी नींबू मिर्ची बांधने में विश्वास करता हो। और कल उन्होंने कहा कि अब भारत प्रधानमंत्री सही समय आने पर शांति वार्ता करवाएंगे। सही समय कब आएगा पता नहीं। भारत के जहाजों पे फायरिंग हो रही है और ये रक्षा मंत्री हवाबाजी कर रहे थे कि हमारे जहाज उनको निकाल के लाएंगे। और ये सही समय इसलिए भी बोल रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने बोल दिया होगा, अभी कुंडली में राहु वक्र दृष्टि से शनि को देख रहा है और चंद्रमा अपने स्वघर में रह के सूरज के ऊपर भारी पड़ रहा है। कुंडली देख के काम करने वाले ये लोग, इनसे क्या अपेक्षा है? सवाल है कि पुलवामा हुआ कि करवाया गया, इसी से शुरू होता है। क्योंकि मलिक साहब ने जब आरोप लगाए, उस आरोपों का कोई उत्तर तो नहीं दिया। उस आरोपों के बारे में इतना ही कहा गया कि इतने दिनों के बाद क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल बहुत देर के बाद आई तो है बाहर। तो इनसे क्या अपेक्षा है? हाँ, पहलगाम में मैं एक जरूर, देखिए आनंद जी, हमारा प्लेटफॉर्म कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करता है। विचारधारा तो हर एक की अब दूषित हो ही गई है, सभी की, सभी राजनीतिक दलों की। एकनाथ शिंदे को मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि एक ऐसा वो नेता निकला जिसने अपना वादा पूरा किया। पहलगाम होने के बाद एक मुस्लिम व्यक्ति पहलगाम में मारा गया, पोर्टर, जिसने कई यात्रियों की, सैलानियों की जान बचाई। तब उसके घर गए थे, एकनाथ शिंदे की टीम उनके घर गई, उन्हें मदद दी, फाइनेंशियली हेल्प की। उनके पास घर नहीं था रहने को, तो उन्होंने कहा कि हम घर बनवा देंगे। और एक दिन पहले बरसी के 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन का बढ़िया एक सीमेंट कंक्रीट का घर उस परिवार को एकनाथ शिंदे ने दिलवाया अपने पार्टी की तरफ से, कोई सरकार से पैसा नहीं लेके। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि एक नेता है, मैं बाकी एकनाथ शिंदे के बाकी राजनीतिक क्रियाकल्पों पे टिप्पणी, उसको ग्रीन चिट नहीं दे रहा हूं, क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जब उस पर बात होगी तो उस पर भी, लेकिन कम से कम एक अच्छा काम उन्होंने किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। और जिनके 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भरोसे सरकार वहां है केंद्र में, उन सरकार को थोड़ी सी शर्म आ जाए कि अपना घटक दल में से एक आदमी कोई काम कर सकता है। हमने अभी तक जो प्रॉमिस किया वो कितना पूरा किया, या हर प्रॉमिस हमारा चुनावी जुमला होता है, ये कम से कम आकलन सत्ता पक्ष ने करना चाहिए। 1 साल बाद सारे परिवारों के, कई परिवारों के इंटरव्यू रीजनल अखबारों में छपे हैं। परिवार अभी भी उभरे नहीं है, वहां से परेशान है, दुखी है। मैं अशोक भाई इसको, क्योंकि उसका उनका नाम भी ले लूं, जाबाज का सैयद आदिल हुसैन शाह था, 29 साल का लड़का था। और हाँ, उसके बाद सारे वो थे कि वो वहां नहीं हटता, लेकिन उन लोगों से भिड़ा और उसको 4 गोली मारी गई। कल उनके 65 वर्षीय पिता का ये भी स्टेटमेंट आया कि उसने अपना काम किया था, और मुझे उनको फक्र है इस बात का कि उसने अपना काम किया, जो उसका जो मेहमान आए थे उनकी वो की। दूसरा, उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया, जो ये शिंदे साहब का घर है, उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग बहुत टेम्पररी से हाउस में रहते थे, उसके बगल में ही नया एक घर बना है, और कल उसका गृह प्रवेश था। कल 22 को ही उसका गृह प्रवेश भी था। ये उनकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आया था, अनुग्रहित थे कि हमारे साथ ये हुआ, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।